रिपीट होंगे। ये भी क्या है, पॉलीसैकेराइड है। और पॉलीसैकेराइड है तो शुड इट बी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल? अगर लार्ज स्ट्रक्चर है तो इट शुड बी इनसॉल्युबल। रिड्यूसिंग होगा, नॉन रिड्यूसिंग होगा, तो डेफिनेटली इट शुड बी अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये बातें तो हमें ऑलरेडी इसके बारे में पता होनी चाहिए। लेकिन अब जो कुछ नई बातें हैं, देखो अब तक तुमने गौर किया कि हमारे पास जो भी जो है वो, अल्लाह आपका भला करे, एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, चाहे वो ग्लाइकोजन की हो, चाहे वो अमाइलोज अमाइलोपैक्टिन की हो, तुमने देखा सारी जो चीजें थी, सारे जो स्ट्रक्चर्स थे, वो अल्फा ग्लूकोज से बने हुए थे। यस और नो? अयान, तुम्हें याद है? अल्फा ग्लूकोज से बने हुए थे, जबकि तुमने पढ़ा था कि ग्लूकोज दो तरह का होता है, अल्फा और बीटा। तो दैट्स द फर्स्ट एग्जांपल जो आप पढ़ने जा रहे हो सेलुलोज की, कि मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बीटा ग्लूकोज यूनिट्स। तो यहां पर हम पहली चीज क्या देखने जा रहे हैं कि इट इज द फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट एग्जांपल जो आप पढ़ रहे हो, जो बीटा ग्लूकोज यूनिट से बना हुआ है, अल्फा से नहीं बल्कि बीटा ग्लूकोज यूनिट से बना हुआ है। और बीटा तुम्हें याद है, कार्बन नंबर 1 का जो हाइड्रोक्सिल होता था, उसका हाइड्रोक्सिल बिलो होता था या अबव होता था बीटा में? जी अयान, अबव और बिलो? नहीं बेटा, गलत जवाब आ गया ना, इसलिए मैं पूछ रहा था। मैंने आपको बताया था कि ये अब आपने करेक्ट किया। बीटा साउंड्स लाइक बिलो, लेकिन उसका जो हाइड्रोक्सिल होता है वो ऊपर की तरफ होता है, अबव होता है। जी हाँ, अब आपने इतना आंसर सही कर लिया। तो बीटा ग्लूकोज यूनिट से बना होगा। अच्छा, फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रांच्ड है या अनब्रांच्ड है। तो इट इज एन अनब्रांच स्ट्रक्चर। जैसे अमाइलोज था, अमाइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन में हमने क्या पढ़ा था कि वो ब्रांच स्ट्रक्चर है। ये क्या है? अनब्रांच स्ट्रक्चर है, स्ट्रेट चेन। अनब्रांच में भी एक तो देखो अमाइलोज अनब्रांच था, लेकिन वो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। देखो अमाइलोज में जाके मैं दिखाऊं, अमाइलोज को हमने डायग्रामेटिकली कैसे देखा था, देखो टेढ़ा मेढ़ा चेन हो सकती है, बट सेलुलोज के केस में इट इज नॉट ओनली अनब्रांच बट द चेन इज स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी चेन होती है, बिल्कुल सीधी। ठीक है जी। उसके बाद इसमें एक बड़ी स्पेशल बात है जो मैं भी डायग्राम में समझाऊंगा भी, कि ईच बीटा ग्लूकोज यूनिट, समझ में ना आए तो रोक लेना, is in 180-degree phase reversal as compared to other। क्या मतलब है इसका, अभी आपको समझाते हैं। अब आए समझते हैं। पहले एक बीटा ग्लूकोज यूनिट ड्रॉ करते हैं। तो एक बीटा ग्लूकोज यूनिट कैसे ड्रॉ होता है, अगर तुम्हें याद आए तो ये O होता था, और ये एक बीटा ग्लूकोज यूनिट है। यस और नो? और इसमें मैं सिर्फ हाइड्रोक्सिल फिलहाल कार्बन नंबर 1 का दिखा रहा हूं, ऐसे ऊपर की तरफ। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलो ये खुद ही बन गया। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पर ये O आता है, हमें मालूम है, और ये हमने OH दिखा लिया ऊपर की तरफ। ठीक है, एंड मैं सिर्फ कार्बन नंबर 1 दिखा रहा हूँ, एंड यू नो वेल कि ये कार्बन नंबर 6 होता है। तो ये बीटा ग्लूकोज है। अब अगला जो बीटा ग्लूकोज है वो उल्टा है। जैसे ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 4 है, आपको मालूम है 2 3 4 5 और 6 होता है। यहाँ पर भी हाइड्रोक्सिल लगा होता है, और आपको पता है नीचे ऊपर की गिनती होती है। बीटा, ये सेलुलोज का स्ट्रक्चर में क्या हम यूनिकनेस देखते हैं कि सेलुलोज के स्ट्रक्चर में जो अगला बीटा ग्लूकोज यूनिट है, आप इमेजिन करो इसको मैंने फ्लिप कर दिया। जब मैं इसको फ्लिप कर देता हूं तो तुम समझ सकते हो कि ये कुछ ऐसे हो जाएगा। अगर ये था और मैंने इसको फ्लिप कर दिया तो जो ओ है ये नीचे आ जाएगा। ठीक है ना? ओ नीचे आ जाएगा, रहेगा ये कार्बन नंबर 1। क्या ख्याल है? फ्लिप किया है मैंने,
ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये ऐसे नीचे चला जाएगा। क्या ख्याल है? ये कार्बन नंबर 6 हो जाएगा। और चूंकि ये नीचे आ गया है तो इसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वो किस तरफ चला जाएगा बेटा? अगर फ्लिप कर दिया मैंने तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप पूरे मॉलिक्यूल के लिहाज से तो इस डायरेक्शन में चला जाएगा। यस और नो? आरिफ, अयान आरिफ, बात समझ में आती है? दोबारा बताता हूं। अच्छा ठीक है। देखिए आपने बीटा ग्लूकोज का पहला यूनिट बना लिया, ये बात समझ में आ गई ना आपको, जो ब्लू से बनाया मैंने? ठीक है। अब इमेजिन करो कि बीटा ग्लूकोज को मैं फ्लिप कर दूं, 180 डिग्री घुमा दूं। फ्लिप समझते हो? इमेजिन करो इसको अपनी विजुअल मेमोरी के अंदर कि तुम इसको घुमा रहे हो, फ्लिप कर रहे हो। फ्लिप से मुराद ऊपर वाली साइड नीचे, नीचे वाली साइड ऊपर। जो हमने लिखा हुआ भी है कि सेलुलोज के चेन के अंदर हर बीटा ग्लूकोज यूनिट 180 डिग्री फ्लिप हुआ हुआ होता है, रिवर्स हुआ हुआ होता है। तो अगर मैं इसको फ्लिप करूं तो ये वाला ऑक्सीजन नीचे आ जाएगा, जो देखो यहां मैंने बनाया नीचे। इसी तरह ये जो OH ऊपर की तरफ दिखाया हुआ है मैंने, वो नीचे की तरफ चला जाएगा। और ये जो ब्रांच वाला पार्ट होता है ये भी ऐसे नीचे की तरफ आ जाएगा। फ्लिप का सेंस समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो अच्छा, इसके बाद जो बीटा ग्लूकोज यूनिट होगा वो फिर दोबारा से 180 डिग्री घुमा हुआ होगा, यानी फिर फ्लिप। तो फिर फ्लिप का मतलब क्या हो गया कि फिर वो कैसा होगा? वो पहले वाले जैसा होगा। उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है ना? इसका ये कार्बन नंबर 1 और इस पर OH ऊपर की तरफ होगा। ये ओ ये वाला 1 2 3 4 5 और 6। इसी तरह इसके बराबर में जो होगा फिर से वो 180 डिग्री घुमा हुआ होगा। 180 डिग्री घूमने का मतलब क्या हो गया? अगेन फिर आप दोबारा से ड्रॉ कर लो। तो अगेन जब ये घूम गया ये ओ नीचे आ जाएगा। कार्बन नंबर 1 ये है, 2 3 4 5 और ये 6। और हाइड्रोक्सिल इसी के हिसाब से यहाँ नीचे की तरफ चला जाएगा। क्या ख्याल है? अभी समझ में आ रहा है? अभी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ चेन कैसे बनेगी। सब्र तो करो, पहले आधी बात तो समझ लो बेटा। चेन का बताने लगा हूं मैं भी। ये कहाँ चला गया? चेन कैसे बनेगी अभी बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, ये तो मैं समझ में आ गया। अब सवाल है चेन कैसे बनेगी। आपको मालूम है कार्बन नंबर 4 के पास भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, यस और नो? कार्बन नंबर 4 के पास ऐसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, यस और नो? है? क्यों? तुम्हें याद नहीं पूरा स्ट्रक्चर? ये कार्बन नंबर 2 के पास नीचे, फिर हम कहते थे ऊपर, फिर 4 पे नीचे और फिर 6 पे ऊपर। 5 पे नहीं बनाते थे। तुम्हें क्या ग्लूकोज से स्ट्रक्चर भूल गया क्या? जी याद आ गया ना? तो कार्बन नंबर 1 के पास और 4 के पास, दोनों के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। यहाँ पर भी आप देखें कार्बन नंबर 4 के पास हाइड्रोक्सिल होगा, यहाँ पर भी कार्बन नंबर। आपको मालूम है चेन में कौन सा बॉन्ड बनता है, 1 4 या 1 6? जब चेन बनानी होती है तो 1 4 बनता है, 1 6 बनता है? यस, 1 4। वेरी गुड। तो अब क्या होगा? अगेन वही चेन बनेगी क्या? ये और ये वाटर बना लेंगे, ये और ये वाटर बना लेंगे, ये और ये वाटर बना लेंगे। तो कंडेंसेशन का प्रोसेस आप जानते हैं। और जब ये वाटर बनाने के लिए अलग होंगे तो यू कैन क्लियरली सी कि क्या होने वाला है। ये ओ ज्वाइन कर देगा इन दोनों यूनिट्स को। तो द बॉन्ड वुड बी द सेम। कौन सा वाला? वो जो 1 4 बनता था। बट दिस टाइम यू विल नंबर दिस और नेम दिस बॉन्ड एज बीटा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब नाम क्या पड़ेगा? बीटा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। पहले क्या होता था? अगर आप जाके देखो, पहले नाम होता था अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब क्या नाम होगा? बीटा, क्योंकि इट इज फॉर्म इन बिटवीन बीटा यूनिट्स। अच्छा, ये ऊपर की तरफ बन गया। यहां अगले वाले में देखें
तो अगले वाले में क्या होगा, अगले वाले में चूंकि दोनों की डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो जो बॉन्ड है वो भी नीचे की तरफ बनेगा, यस और नो। तो ये ओ जो है वो नीचे की तरफ जो है वो बॉन्ड बना लेगा। फिर इसी तरह यहां पर जब ये ओ एच और एच हटेंगे ओ बचेगा, तो ये ऊपर की तरफ बॉन्ड बनाएंगे। तो आपको जो नजर आ रहा है बड़ा क्लियरली कि जो बॉन्डिंग होगी वो बड़ी खूबसूरत पैटर्न में होगी, जो आप देख रहे हैं नीचे ऊपर के पैटर्न में। एंड ऑल दी बॉन्ड्स वुड बी टर्म्ड एज बीटा 1,4 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। तो इट इज जस्ट लाइक अमाइलोज, बट फर्क ये है कि अल्फा की जगह बीटा ग्लूकोज से बना। और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो बीटा ग्लूकोज यूनिट है वो सारे एक ही ओरिएंटेशन में नहीं है, बल्कि हर बीटा यूनिट दूसरे बीटा यूनिट के मुकाबले में 180 डिग्री रिवर्स हुआ हुआ है, फ्लिप हुआ हुआ है, एंड दैट मेक्स इट स्पेशल। इज दैट क्लियर नाउ? Can you differentiate it now with the glycogen and amylopectin and amylose? ठीक है बेटा। तो ये तो हो गई। अब मैं इसको, ये तो मैंने आपको बड़ा बड़ा करके दिखा दिया, अब मैं आपको इसको थोड़ा समझाने के लिए थोड़ा सा मिनिमाइज करके दिखाता हूँ, ठीक है, कि गेम क्या चल रही है। तो जस्ट इमेजिन, तो अब आप ये चीज समझ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे कि किस तरह से चेंज हुई है। ये ये ऊपर नीचे, ये ऊपर नीचे क्यों हो रहा है? फ्लिपिंग की वजह से। वरना आप जानते हैं ऐसा यूजुअली हम देखते नहीं होता। क्या ख्याल है बेटा? ये अगर हम अमाइलोज बनाए तो उसमें हम सारे या तो ऊपर दिखाएंगे या नीचे दिखाएंगे, बट यहां पर हम क्या देख रहे हैं? एक बॉन्ड ऊपर की तरफ, एक बॉन्ड नीचे की तरफ, एक बॉन्ड ऊपर की तरफ, एक बॉन्ड नीचे की तरफ। इज इट क्लियर? ये सेलुलोज की एक चेन बन रही है। अब इसी तरह से व्हाट वी सी इज, अच्छा अनब्रांच स्ट्रक्चर तो कोई ब्रांच तो है नहीं, ये सेलुलोज की मैं दूसरी चेन आपके लिए बना रहा हूं। इसी तरह ये तीसरी चेन, ये सारी चेंज है। और सब में आप देखेंगे कि इसी तरह से जो बॉन्डिंग है वो ऊपर नीचे वाले पैटर्न में हुई हुई होगी। समझ में आ रहा है आयान? आयान, इज इट क्लियर बेटा? और सारे के सारे बॉन्ड जो है वो 1,4 अल्फा बीटा 1,4 अल्फा बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक है। तो अगला पॉइंट जो मैं इसमें ऐड करने लगा हूं, बीटा ग्लूकोज यूनिट आर इन 180 डिग्री फेज रिवर्सल, उसके बाद किससे ज्वाइन हुए हैं उसको अगला पॉइंट लिखने लगा हूं। बीटा ग्लूकोज यूनिट्स are linked together by
बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। क्या इनमें कोई 1,6 बॉन्ड होगा? हाँ यार, इफ दे आर, हाँ स्टैकिंग का बताता हूं अभी मैं, सबर करो। क्या नाम है, क्या इसमें कोई 1,6 बॉन्ड होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो तो ब्रांच स्ट्रक्चर्स में होता है, तो हम कहेंगे नो 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज प्रेजेंट। ठीक है, अच्छा उसके बाद यू कैन सी हियर दैट मैंने एक सेलुलोज जब मॉलिक्यूल बनाया उसमें मल्टीपल बीटा यूनिट्स है। शुरू में बताया कि ये सिर्फ अनब्रांच नहीं बल्कि स्ट्रेट चेन है। तो अगला पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं, चेन्स ऑफ बीटा ग्लूकोज, सॉरी चेन ऑफ सेलुलोज मॉलिक्यूल्स are stacked up on each other in parallel manner, and they are assembled via हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये क्या लिख दिया मैंने? देखो हम क्या देखते हैं कि जो बीटा, जब सेलुलोज की एक चेन बन जाती है फिर दूसरी फिर तीसरी, तो इन चेन्स में चूंकि ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती, सीधी सीधी होती है, तो दे कैन कम वेरी क्लोज टू ईच अदर। अगर ये टेढ़ी, देखो आप इमेजिन करो कि तुम्हारे पास कोई टेढ़ी मेढ़ी चीज हो, तो तुम उसे उस जैसे बहुत सारे यूनिट्स को बहुत ज्यादा करीब लाकर बाइंड नहीं कर सकते। बट चूंकि ये सीधी सीधी होती है तो दे कैन बी ब्रॉट वेरी क्लोज टू ईच अदर, एंड वंस दे आर ब्रॉट क्लोजर, तो हम क्या देखते हैं कि इन चेन्स के दरमियान जो है ना, वो अब केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, इन चेन्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्सेस क्रिएट हो जाती हैं। ये डिफरेंट चेन, दीज आर नॉट ब्रांचेस, दीज आर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस इन बिटवीन दी सेलुलोसिन। और ये क्यों क्रिएट होती है, उसका रीजन क्या है? रीजन है क्लोज पैकिंग। रीजन क्या है? क्लोज पैकिंग। इसकी बात हमने पहले क्यों नहीं की? क्योंकि पहले आप देखें जो ब्रांच स्ट्रक्चर्स होते हैं, आप इमेजिन करो ये ब्रांच है, अब ब्रांच स्ट्रक्चर में अगर मैं दूसरा इस जैसा स्ट्रक्चर इसके करीब लाना चाहूंगा, तो ड्यू टू ब्रांचेस, आप इमेजिन कर पा रहे हो कि अगर मैं इसके सामने कोई और स्ट्रक्चर लाना चाहूं तो ड्यू टू ब्रांचेस वो बहुत ज्यादा क्लोज नहीं आ पाएगा। इज दैट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? कि ब्रांचेस की वजह से जो टाइट पैकिंग होती है वो नहीं हो पाती। लेकिन जब ब्रांचेस नहीं होती, यानी कि आपके पास स्ट्रेट चेन होती है, तो दे कैन be brought very close to each other, and that is responsible for a stronger force of attraction in between the cellulose molecules, and this force is called hydrogen bond, जो यहाँ हमने नाम दिया आपको। तो बेसिकली इनके स्ट्रेट और अनब्रांच होने की वजह से जब ये करीब आते हैं, इनके दरमियान स्पेशलाइज्ड फोर्सेस क्रिएट हो जाती हैं, इनको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, और फिर ये स्ट्रॉन्ग फोर्स इनको होल्ड करती है। इसीलिए वी कैन स्टैक लार्ज नंबर ऑफ सेलुलोज मॉलिक्यूल्स टुगेदर, एंड जितना ज्यादा स्टैकिंग होती चली जाएगी, यू कैन इमेजिन कि वो ये उतना रिजिड स्ट्रक्चर होता चला जाएगा, इतना हार्ड स्ट्रक्चर होता चला जाएगा। और जितना हार्ड स्ट्रक्चर होता चला जाएगा, हम जानते हैं अब तक हमने जो ग्लाइकोजन पढ़ा था, अमाइलोज अमाइलोबैक्टीन पढ़ा था, उनका पर्पस था रिजर्व फूड का, दे वर बीइंग यूज्ड एज अ रिजर्व फूड। लेकिन ये इसमें स्टैकिंग की वजह से इतनी रिजिडिटी पैदा हो जाती है कि हम क्या कहते हैं कि सेलुलोज इज अ स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट, कि इसका काम एज अ रिजर्व फूड एक्ट करना नहीं है बेटा, बल्कि आपने पढ़ा था प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो सेलुलोज की इस स्टैकिंग की वजह से इसमें रिजिडिटी क्रिएट होती है, जिसकी वजह से ये एक रफ और टफ स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। और इसीलिए आप देखते हैं ओ लेवल से पढ़ते आ रहे हो कि सेलुलोज सेल वॉल को बनाता है, और सेल वॉल मजबूत होती है, रफ एंड टफ होती है। यस और नो? आप याद है प्लांट का सेल फटता नहीं है पानी में डालने पे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। सो दैट इज द रीजन फॉर दी। अब आपको एएस में पता चल रहा है कि अच्छा रीजन क्या है इस
रिजिडिटी का। तो रीजन फॉर दिस रिजिडिटी इज आपके सामने, क्या रीजन है? ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रीजन है कि स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स की वजह से वो बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड हो सकते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड की फोर्स की वजह से दे यानी आप यूं समझ लो कि अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फोर्सेस का जिक्र इसलिए नहीं हुआ कि वहां थी तो, लेकिन इतनी कमजोर थी कि वो कंसिडरेबल नहीं थी। यहां पर क्लोज आने की वजह से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं कि उसकी वजह से दे पैक्ड अप वेरी स्ट्रांगली एंड दे मेक अ होल यूनिट जो कि रफ और टफ हो जाता है, और इसीलिए सेल्यूलोज इज अ स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट। सही है? तो अब आप ये समझो कि अगर मैं इसकी तुम्हें डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस बताऊं तो आप समझो कि मल्टीपल सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स, अच्छा एक सॉलिड सेल्यूलोज मॉलिक्यूल में रफली 50 टू 70 बीटा ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं, यानी 50 से 70 बीटा ग्लूकोज यूनिट्स का एक चेन जो है ना वो एक सेल्यूलोज होता है। तो मल्टीपल सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स आर स्टैक्ड अप टू फॉर्म, नोट्स में बड़ी अच्छी डायग्राम भी बनी हुई है जो मैं पॉइंट लिख रहा हूं उसको समझाने के लिए, सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल। बहुत सारे सेल्यूलोज के मॉलिक्यूल जब जुड़ेंगे इस तरह से तो ये सेल्यूलोज का एक माइक्रोफिब्रिल बनाएंगे, ठीक है? फिर लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोफिब्रिल्स आर स्टैक्ड अप टू फॉर्म सेल्यूलोज मैक्रोफिब्रिल। फिर लार्ज नंबर ऑफ मैक्रोफिब्रिल्स are combined to form cellulose fiber, and then thousands of cellulose fibers are linked to form cell wall। समझ में आ रहा है कितनी डिग्री ऑफ रिजिडिटी कैसे आ रही है? देखो ये एक सेल्यूलोज की चेन है, ये ऐसी कई चेन जुड़ती हैं तो एक सेल्यूलोज का माइक्रोफिब्रिल बनता है, फिर ऐसे कई माइक्रोफिब्रिल जो हैं वो स्टैक्ड होते हैं तो मैक्रोफिब्रिल, फिर उससे एक सेल्यूलोज फाइबर, और फिर ऐसे हजारों फाइबर मिलकर सेल वॉल बनाते हैं। एंड दैट्स व्हाई आप बोले तो पढ़कर क्या आए थे कि सेल वॉल इज अ रफ एंड टफ एंड रिजिड स्ट्रक्चर। एम आई क्लियर? ठीक है ना? तो अब सेल्यूलोज अनलाइक जो ग्लाइकोजन या अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन या स्टार्च था, वहां पर उसका जो मेजर फंक्शन था वो एज अ रिजर्व फूड था कि भाई एज अ रिजर्व फूड। लेकिन यहाँ पर इतना ज्यादा ये जो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, ये स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट हो जाता है। यहाँ पर फंक्शन रिजर्व फूड का नहीं है, बल्कि यहाँ जो फंक्शन है वो बड़ा सिंपल है, दैट इज कि वो इतना रफ और टफ है कि वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए काम आता है। आप देखते हैं जो प्लांट की सेल वॉल है, plant cell wall is made up of cellulose, ठीक है? अच्छा, देर आर यहाँ एक ये स्पेशल बात मेंशन करूं, ये इतना रफ और टफ है, इंसॉल्युबल भी होगा, मजबूत भी होगा, ठीक है, और इसको तोड़ना भी बहुत मुश्किल है, बट देर आर सम ऑर्गेनिजम्स which have enzymes सेल्यूलेज। बाद ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके पास कौन सा एंजाइम होता है? सेल्यूलेज एंजाइम होता है, एंड दे कैन हाइड्रोलाइज, यानी कि हाइड्रोलाइज मतलब क्या था? वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक करना सेल्यूलोज। वो सेल्यूलोज को क्या कर सकते हैं? हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं ये, लेकिन ये ब्रेक डाउन केमिकल एक्शन के थ्रू हो रहा है।
समझ में आती है? एंड दैट्स ऑल अबाउट दी सेलुलोज. एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चंस? नोट कर लिया तुमने? ओके, कॉपी करो. भाई फर्स्ट है जो है वो जुनैरा ने, कशफ ने, सबने दिया था. कैसे इनके आप लोगों ने एब्सेंट लगाई हुई है?